अर्बन कंपनी का ये जो 239 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ना, ये इतना नहीं है भाई, यहाँ पर अकाउंटिंग का झोल है पूरा। और थोड़ी भी एक्सपेक्टेशन में कंपनी ने मतलब कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मतलब डिलीवर नहीं कर पाई, तो शेयर का भाव सीधा धड़ाम से गिरेगा। क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स का जब लॉक इन खत्म होता है ना, तब ये दबा के बेचते हैं। फाइनली अर्बन कंपनी के आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस क्लियर हो चुका है और कुछ लोगों को अलॉटमेंट मिला होगा, पर मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिला है, क्योंकि अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा टफ थे। तो सवाल ये बनता है कि क्या लिस्टिंग डे के लिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी निकल के आ रही है, किस तरीके का वैल्यूएशन कंपनी का होने वाला है, अभी के टाइम पर कितना है और लिस्टिंग के बाद में कितना हो सकता है, सारी चीजें अपन समझेंगे। देखो, रिव्यू वाले वीडियो में ना मैंने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया था कि यहाँ पर कुछ चीजें गड़बड़ देखने को मिल रही थी, वैल्यूएशन जो महंगी थी, हमने उसको इग्नोर किया था क्योंकि हमें लिस्टिंग गेन चाहिए था सिर्फ। लेकिन अभी के टाइम पर जो हम चीजें करने वाले हैं ना, अपन पूरा डीप डाइव करने वाले इसकी वैल्यूएशन में, पूरा एनालाइज करेंगे और जो भी स्ट्रेटेजी बनती है अपन यहाँ पर बात करने वाले, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना ताकि आप कोई कंफ्यूज ना रहो और आने वाले टाइम में आपका लॉस ना हो। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी आईपीओ की डिमांड की, क्योंकि डिमांड ये होती है जो किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन को सस्टेन करती है और साथ में अच्छे भाव के ऊपर उसको लिस्ट भी करवाती है। तो डिमांड नो डाउट यहाँ पर काफी ज्यादा तगड़ी देखने को मिली है, मैसिव 103x की डिमांड हमको देखने को मिली है। अपन ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो 103 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है ओवरऑल अर्बन कंपनी का आईपीओ। लेकिन हमें एक चीज समझना होता है, क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन भी देखना होता है, क्योंकि देखो एनएसडीएल के आईपीओ में जो है हमको क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन तगड़ा देखने को मिला था और उसके बाद में क्या होता है, लिस्टिंग के बाद में कंपनी का शेयर काफी ज्यादा तेजी से हमको भागता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है वो समझ लेते हैं। देखो, सीधा मैं आता हूँ क्यूआईबी कोटा के ऊपर। तो यहाँ पर क्यूआईबी कोटा जो था वहां पर हमको लगभग 147x का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अभी ये 147x एक्चुअल में होता कितना है हमें वो समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है भाई, ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन है ना, ये अच्छा है या फिर नहीं है, ये हमको एक्चुअल में इशू से समझ में आता है। क्योंकि अगर छोटा कोटा है, छोटा इशू रखा गया है, छोटा क्यूआईबी के लिए एलोकेशन रखा गया है, तो वहां पर मल्टीपल एक्स भी रहा तो उसका उतना मायना नहीं है। पर ओवरऑल मायना होता है साइज का। बड़े साइज के ऊपर अगर हमें बड़ा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तभी हम मानते हैं कि वो क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन तगड़ा है, ठीक है। देखो, एक पॉजिटिव चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर जो रिटेलर्स के लिए कोटा रखा गया था ना इस आईपीओ में, वो काफी ज्यादा कम था। लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर 11.75% का यहाँ पर रखा गया था। मैं इसको इजी कैलकुलेशन के लिए 10% ही पकड़ता हूँ, तो लगभग 10% का कोटा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। जनरली बाकी आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 35% का कोटा रखा जाता है, पर यहाँ पर छोटा था, इसीलिए लगभग 127 के मतलब 1,27,000 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल रहा था। अगर 35% का कोटा होता तो ज्यादा मिलता। पर ये जब लिस्टिंग की हम बात करते हैं, आईपीओ के मार्केट में लिस्ट होने के बाद की बात करते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। क्योंकि ये जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है वो जो रिटेलर्स के पास में वो काफी ज्यादा कम अमाउंट है, और जो सिग्निफिकेंट अमाउंट जा रहा है वो क्यूआईबीस के पास में जा रहा है। क्यूआईबीस के लिए लगभग 70%, ये एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 70% का कोटा यहाँ पर रखा गया है। अभी 70% की कोटा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनरली जब 10% का रिटेल कोटा होता है तो यहाँ पर 75% का कोटा होता है क्यूआईबी के लिए। पर इस वाले सेक्शन में ना यहाँ पर एचएनआई के लिए थोड़ा बढ़ा दिया गया, लगभग 17.5% का एचएनआई कोटा था और रिटेलर्स के लिए बढ़ा दिया गया, और वहां पर एक और कोटा ऐड किया गया था, एम्प्लॉय कोटा। तो ऐसे इस चीज को मैनेज करने के लिए क्यूआईबी कोटा 75 से इन्होंने 70 लाया था, ठीक है। तो मैं अमाउंट की बात करता हूँ, देखो 1900 करोड़ का तो इसका आईपीओ का इशू था, तो लगभग 1330 करोड़ रुपए यहाँ पर क्यूआईबी के लिए रखे गए थे। उस मायने से हम देखते हैं तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन काफी तगड़ा है, और क्योंकि क्यूआईबी कोटा में बड़ा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है इसीलिए हमको इसका जीएमपी में जंप देखने को मिला था। तो देखो, अभी ये जो चीज था ना, ये कंपनी का जो आईपीओ है ये एब्जॉर्ब कर चुका है। क्योंकि आप देखो देखो 103 रुपए का तो ये शेयर था, प्राइस बैंड था भाई 98 to 103 का, तो इसका जीएमपी था, ग्रे मार्केट प्रीमियम था, लगभग 35% के करीब। मैं ये डे 2 की बात कर रहा हूँ, डे 2 के ऊपर भी यहाँ पर आईपीओ जब ओपन हुआ था लगभग 11 तारीख को यहाँ पर हमको 35% का यहाँ पर जीएमपी देखने को मिल रहा था। पर जैसे ही क्यूआईबी ने तीसरे दिन पैसा डाला वैसे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ के 50% प्लस हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये एब्जॉर्ब हो चुकी है, मतलब जो रूम था कि लिस्टिंग के बाद में शेयर भागेगा क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन के चलते, वो जीएमपी में ऐड हो चुका है, ठीक है। अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ये 50% का जीएमपी ऐड हो जाता है तो आफ्टर लिस्टिंग वैल्यूएशन सही रहेगी या फिर नहीं, इसके लिए हमें आना पड़ेगा कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले अपन एक चीज समझ लेते हैं, 1900 करोड़ का तो यहाँ पर टोटल ये आईपीओ था, लेकिन यहाँ पर जो फ्रेश इशू था ना वो काफी ज्यादा कम था, 472 करोड़। देखो, फ्रेश इशू हम इसलिए देखते हैं क्योंकि ओएफएस में तो वही बात है, कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो शेयर्स बेच के जाएंगे, और जब भी किसी कंपनी के प्रमोटर को शेयर बेचना होता है वो चाहता है कि मैक्सिमम वैल्यूएशन कंपनी ले, मतलब ज्यादा से ज्यादा भाव में मेरे शेयर बिके। तो यहाँ पर हमको एक नेगेटिव तो देखने को मिल रहा है कि भाई
472 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, 1428 करोड़ रुपए का यहाँ पर लगभग हमको ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी के पास में जो पैसा जा रहा है, मैक्सिमम पैसा जो है वो प्रमोटर्स के पास में जा रहा है। ओएफएस ही आईपीओ, मतलब वैल्यूएशन कहीं ना कहीं बिगड़ी होगी, ये अपन मान के चलते अभी से। अभी 472 करोड़ रुपए भी जो ये उठा रहे ना, लगभग यहाँ से 190 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने वाले, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप करेंगे, साथ में 80 करोड़ मार्केटिंग में यूज होगा, और साथ में 70 करोड़ जो है वो ऑफिसेस की लीज को पे करने में यूज होगा, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में कंपनी यूज करेंगी। तो उतना ज्यादा पॉजिटिव हमको ये चीज दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली जो ज्यादा पैसा है वो जा रहा है ओएफएस में। अभी कंपनी के बिजनेस की मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं। ये जो टेक ड्रिवन मार्केट प्लेस है, जो कि होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब मुझे बार्बर चाहिए, बार्बर आ जाएगा, मुझे प्लम्बर कारपेंटर चाहिए, वो सब आ जाएंगे। मतलब घर बैठ के मैं अपने घर की सफाई करवा सकता हूँ, मेरे को मसाज चाहिए मैं वो ले लूंगा। तो ये जो चीजें हैं, ये कंपनी इस तरीके से काम करती है। और ये जो धंधा है ना, ये मेजरली जो पैसे वाले लोग हैं वही चलते हैं भाई। टीयर 1 सिटीज में ये बिजनेसेस चलते हैं, ठीक है। तो अभी के टाइम पर ये टीयर 1 सिटीज में, और कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि हम इसको टीयर 2 सिटीज में लाएंगे। जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, डेफिनेटली ये आने वाले हैं। पर क्या ये सही टाइम है? मतलब क्या अभी ये अपना एक्सपेंशन कर पाएंगे या फिर नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो सीधा अपन आते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर, ज्यादा सवाल नहीं उठाते, सीधा फाइनेंशियल देख लेंगे, जिससे हमको मैक्सिमम चीजें यहाँ पर जो है अपनी वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको सीधा ले जाता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। देखो 2023 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 726 करोड़, 927 करोड़ 2024 में, 2025 में 1260 करोड़ के ऊपर ये पहुंचे थे। मैं आता हूँ सीधा पैट के ऊपर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। पैट के नाम पर 2023 में इन्होंने 312 करोड़ का नुकसान किया था। बढ़िया बात यह है कि 2024 में इन्होंने अपने लॉसेस को कम किया, 92 करोड़ के ऊपर आए, लगभग 93 करोड़। 2025 में इनके जो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है यहाँ पर 239 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन अर्बन कंपनी का ये जो 239 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ना, ये इतना नहीं है भाई। यहाँ पर अकाउंटिंग का झोल है पूरा। अभी इसको अपन अच्छे से समझते हैं। एक्चुअल में मैं ऑपरेशनल प्रॉफिट की बात करूं ना, तो यहाँ पर 29 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट है। तो फिर सवाल ये बनता है कि कंपनी का 239 करोड़ का प्रॉफिट आया कैसे? तो इसका जवाब सिंपल सा है, 211 करोड़ का कंपनी ने डिफर्ड टैक्स क्रेडिट लिया है। अभी डिफर्ड टैक्स क्रेडिट होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। जो डिफर्ड टैक्स क्रेडिट है ना, ये भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अकॉर्डिंग एकदम फेयर प्रैक्टिस है, मतलब कंपनी इसको क्लेम कर सकती है। अब होता यह है, जो भी कंपनी काफी ज्यादा टाइम से लॉस कर रही है, तो उन लॉसेस के साथ में कंपनी इसका डिफर्ड टैक्स असेट कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। फिर उसके बाद जब भी कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर अर्बन कंपनी प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो गई, प्लस 29 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया, तो ऐसे केस में कंपनी अपने डिफर्ड टैक्स असेट को यहाँ पर सेटल कर सकती है एज अ प्रॉफिट। तो कंपनी ने यही किया, डिफर्ड टैक्स असेट को डिफर्ड टैक्स क्रेडिट लिया यहाँ पर, और इन्होंने लगभग अपना प्रॉफिट दिखा दिया 239 करोड़ रुपए का। अभी भाई ये तो दिखाना ही था, क्योंकि ये प्रॉफिट दिखा कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंपनी की बेटर हो जाएगी, और उस वैल्यूएशन के ऊपर इन्होंने 1428 करोड़ लोगों को चिपका दिया, लोगों को बेच दिया, ठीक है। तो हम जो वैल्यूएशन देखेंगे ना, पी रेशियो जो देखेंगे, ये वैल्यू, ये प्रॉफिट के हिसाब से तो देखेंगे, पर साथ में हमें हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि भाई इस वाले साल इन्होंने इतना डिफर्ड टैक्स क्रेडिट लिया, पर क्या ये आगे भी मिलेगा? नहीं भाई, जितना क्रेडिट इन्होंने लेना था वो ले लिया, मतलब ये बार बार इनको तो मिलने वाला नहीं है ना। तो अगले साल जो कंपनी की ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये 29 करोड़ के बेस के ऊपर ही होगी। अब ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये भाई डिफर्ड टैक्स क्रेडिट के साथ में जो इनकी प्रॉफिट देखने को मिल रही है, इसको ये आगे सरपास नहीं कर सकते, पर अभी के टाइम पर जो है इनका जो बेस है ये 29 करोड़ रुपए का ही है। तो फाइनली अभी अपन आते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर। तो यहाँ पर शेयर की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, पहले वो देखते हैं। देखो 98 रुपीज से 103 का इन्होंने प्राइस बैंड रखा था, मतलब 103 रुपए के भाव का एक शेयर है इनका। तो इसके हिसाब से इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है लगभग 15,000 करोड़ की। टू बी प्रिसाइज 14,790 करोड़ का इनका मार्केट कैप निकल के आ रहा है। अभी हम मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट की बात हम कर नहीं सकते, क्योंकि अभी के टाइम पर कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में टर्न हुई है। अभी मैं इसकी तो बात करूंगा यार, पी रेशियो की बात करेंगे, साथ में 29 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर भी देखेंगे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 29 करोड़, पर पहले मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो देखते हैं। तो इनका मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो निकल के आएगा 1260 करोड़ की सेल जो कर रही है, इसके हिसाब से इनका मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो बनता है लगभग 11.7 का, मतलब लगभग 11 के मार्केट कैप टू सेल्स के मल्टीपल के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। अपने आप में जो वैल्यूएशन है ये काफी ज्यादा महंगी है। और आप अगर यहाँ पे इसका जीएमपी भी ऐड कर दोगे, मतलब लिस्टिंग इतने पे नहीं होगी ना, लिस्टिंग तो और बड़े मार्केट कैप पे होगी, तो ये और इवेंचुअली बढ़ने वाला है, ठीक है। तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो अभी अपन देखते हैं कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो। तो इस वाले प्रॉफिट के ऊपर ही देख लेते हैं। तो लगभग 240 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आता है लगभग 60 का। यहाँ पर लोगों को लगेगा कि ठीक है, मतलब ये तो बढ़िया वैल्यूएशन है,
पर सच्चाई ये है कि एक्चुअल में ये जो डिफर्ड टैक्स क्रेडिट कंपनी ने लिया है वो अगले साल इनको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमको लगभग 29 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर कंपनी का पी रेशियो देखना पड़ेगा, जो कि निकल के आता है लगभग 493 का। मतलब आप ये समझो कि भाई 400 के भी ऊपर के, लगभग 500 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर कंपनी का जो आईपीओ है अभी आया है। देखो सीधी और साफ बात है, कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगा है, और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि इस वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि इवेंचुअली आप देखोगे तो कंपनी आने वाले टाइम में ग्रो करने वाली है, और जोमेटो की तरह ही इनका बिजनेस है। तो जोमेटो को तो मार्केट वैल्यूएशन अच्छी खासी दे रहा है, पर यहाँ पर ना एक ट्विस्ट है जिसकी मैं आगे बात करूंगा। पहले अपन समझ लेते हैं कि जो जीएमपी चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, उसके लिस्टिंग के बाद में इसका वैल्यूएशन कितना होगा। देखो 103 रुपए के भाव का तो इसका शेयर है, जहां पर 57 रुपीज पर शेयर का इनका जीएमपी चल रहा है, लगभग 55% का इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। मैं मान के चलता हूँ कि भाई चलो 50% के ऊपर ही ये जो कंपनी है मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, तो इस हिसाब से इनका मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो में लेता हूँ लगभग 12 का, तो ये हो जाएगा 18 का। लगभग 60 का जो पी इनका देखने को मिल रहा है विथ डिफर्ड टैक्स क्रेडिट, तो ये हो जाएगा लगभग 90 का। और ये जो लगभग 500 का इनका पी रेशियो निकल के आता है ना एक्चुअल प्रॉफिट के ऊपर, ऑपरेशनल प्रॉफिट के ऊपर, उसके हिसाब से इनका निकल के आएगा लगभग आपका 750 के करीब। तो आप मान के चलो वैल्यूएशन काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड है। और मैं फिर एक बार बोलता हूं कि भाई इस वैल्यूएशन पे कंपनी सस्टेन कर सकती है, पर जितना बड़ा वैल्यूएशन होगा, जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा, उससे एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा होगी, और थोड़ी भी एक्सपेक्टेशन में कंपनी ने मतलब कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मतलब डिलीवर नहीं कर पाई, तो शेयर का भाव सीधा धड़ाम से गिरेगा, मतलब रिस्क भी उतना ज्यादा होता है। अभी आईपीओ का ना अपन ट्रेंड समझ लेते हैं, जितने भी ओवर वैल्यूड आईपीओ है मार्केट में, उनके साथ में क्या होता है मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा टाइम से इन आईपीओ को ट्रैक कर रहा हूँ। काफी आईपीओ में मैंने राउंडिंग बॉटम पकड़ा है, काफी सारी चीजें हमने की है, बजाज हाउसिंग में हो गया, मैंने अपना एनएसडीएल का भी आपको बताया था। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। वैल्यूएशन काफी ज्यादा बड़ी है, अल्टीमेटली इस वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी आएगी, कंपनी ग्रो भी करने वाली है, सारी बात सही है, पर भाव गलत है। तो क्योंकि आईपीओ नया नया है और लोगों के दिमाग में कंपनी का नाम है, तो हो सकता है कि जिनको यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिला है वो पहले 2 दिन यहाँ पर कंपनी में बाइंग करने के लिए भागे, और एक सटल तेजी हमको आईपीओ में कम लिस्टिंग के बाद में देखने को मिले। पर अल्टीमेटली ये जो वैल्यूएशन है, इस वैल्यूएशन पे कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी, और आने वाले टाइम में यहाँ पर इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। और इसी वैल्यूएशन के साथ में कहीं ना कहीं कंपनी हमको 1 साल तक भटकती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स का जब लॉक इन खत्म होता है ना, तब ये दबा के बेचते हैं, और क्यूआईबीस को अगर प्रॉफिट होता है, क्यूआईबीस को लगता है कि ओवर वैल्यूड है, यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। तो हमें रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट को टाइम करना, किसी भी शेयर को टाइम करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो लेने के देने ना पड़ जाए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। बाकी मुझे अभी तो अलॉटमेंट नहीं मिला है, पर अगर मेरे को अलॉटमेंट मिलता है तो मेरे को जितना भी प्रॉफिट होता ना मैं लेके निकलता, यहाँ पर मैं फंसा हुआ नहीं रहता। बस बाद में जब हमको वैल्यूएशन अच्छी देखने को मिलेगी तब मैं राउंडिंग बॉटम पकड़ूंगा, जो भी है बाद में इन्वेस्ट करने का अपन देखेंगे। पर यहाँ पर सिर्फ आपको चिपकाने के लिए आईपीओ लाया गया था, तो वैल्यूएशन खराब है, तो इसके लिए आपको बच के रहना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। बाकी आने वाले टाइम में लगातार लाइन से भी आईपीओ लगने वाले हैं, काफी सारे आईपीओ जो है उनको सेबी ने अप्रूवल दे दिया है, तो आईपीओ की बाढ़ आने वाली मार्केट में, तो सभी को अपन रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे और प्रॉफिट भी बनाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।